क्या हाल चाल है भाई सभी लोगों के। पहले सीए इंटरमीडिएट फास्ट ट्रैक रिवीजन के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुन लो भैया ध्यान से, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने पूरी प्लेलिस्ट की दे दी है। जाओ जाके सारे के सारे फास्ट ट्रैक फ्री में आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। पूरा यूट्यूब पे फ्री फास्ट ट्रैक आने वाला है, रिवीजन पूरा करने वाले हैं। 42 आवर्स के अंदर हम लोग पूरा पूरा का पूरा सिर्फ एफएम खत्म कर देंगे और फिर 25 घंटे के अंदर हमारा एसएम भी खत्म हो जाएगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड। लेट अस बिगिन। Hey guys, जतिन डिमला दिस साइड फ्रॉम किंशुकी सिटी इंदौर। स्वागत, नंदन, अभिनंदन एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है, आज पहला दिन है, मजे से करेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग की तरफ। सरकार टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हम लोग यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, हम इसे बहुत ज्यादा इन डेप्थ में कवर नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सर ये हमारे थोड़ा सा बेसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं भी पढ़ा रहा हूं। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम बेसिक पॉइंटर्स राइट नाउ। आवर एक्सपेक्टेशन इज टू अंडरस्टैंड द बेसिक पॉइंटर्स राइट नाउ। इवेंचुअली जो है हम लोग इस चीज को समझ के क्लोज करेंगे। अभी जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक पॉइंटर्स पढ़ने की कोशिश करके इसको समझेंगे। चलिए सरकार, शुरू कर दिया। हाँ जी सरकार। तो भैया देखो यार, सबसे पहली बात, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। पैसा हम कितने प्रकार से रेज कर सकते हैं बाबा? हम कहां से पैसा ला सकते हैं? सर पैसा लाने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है रे बाबा, कोई एक दो ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन सबसे पहले आपको समझना चाहिए आपकी जिंदगी में नीड क्या है। व्हाट इज योर फाइनेंशियल नीड? मतलब क्या होता है? सर देखो सर, नीड है कि मैं कार खरीद लूं, मैं ना घूमूं फिरूं, मैं दुबई जाऊं, मैं बाहर की सारी कंट्रीज भी घूमते हुए जाऊं, है ना सर, बहुत इच्छा है सर। सुनो बेटा, फाइनेंशियल नीड का मतलब होता है आपको लॉन्ग टर्म चाहिए, मीडियम टर्म चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म चाहिए। मतलब आपको जो पैसा चाहिए, गुड मॉर्निंग बेटा, आपको जो पैसा चाहिए वो कितने समय के लिए चाहिए। मान लो आपको लेस देन ईयर चाहिए तो भाई आपकी शॉर्ट टर्म नीड हो गई, नहीं वर्किंग एबिलिटी के हिसाब से। अगर आपको 5 साल से कम के लिए चाहिए मतलब मीडियम टर्म हो गया, और अगर 5 साल से 10 साल तक चाहिए तो लॉन्ग टर्म हो गया। अब यहाँ पर ना कॉमन सेंस है, अगर मान लो आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए तो क्या आप इक्विटी रेस करोगे? क्या सर इक्विटी रेस क्यों नहीं कर सकते? अरे इक्विटी रेस करने का मतलब होता है कि आप एक तरीके से परमानेंट कैपिटल रेस कर रहे हो। अब आप सोच के देखो, आपको पैसा चाहिए 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आप अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर दोगे क्या? अगर आपको 6 महीने के लिए पैसा चाहिए तो 6 महीने के लिए कोई अपनी इक्विटी डाइल्यूट करता है क्या? सर 6 महीने के लिए तो कोई अपनी इक्विटी डाइल्यूट करता ही नहीं है। तो अगर आप 6 महीने के लिए अपनी इक्विटी डाइल्यूट नहीं करोगे, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि आप इस तरीके से वर्कआउट कर रहे हो क्या? हाँ जी, यस और नो? यस सरकार। तो भैया सबसे पहली बात समझ में आई, हाँ सर हमें पैसा क्यों चाहिए हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पर स्टेजेस डिफाइंड है हमारा पैसा रेज करने की। सर कल से हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को शुरू कर देंगे, आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है? कल से हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल चालू हो जाएगा, ठीक है सरकार। सर टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग में ना एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपने बिजनेस की, आपको अपने धंधे की पोजीशन को समझना पड़ेगा। इस वक्त आप कहां पर खड़े हो। सर मतलब अगर आपका धंधा बहुत स्टेबल है और एकदम शानदार चल रहा है, लाइक मोटा भाई अंबानी, तो कोई चिंता मत करना, चुपचाप सिर्फ और सिर्फ डेट लेना। क्यों? देखो एक बात समझो, आपका धंधा अच्छा चल रहा है, अरे सर बहुत बढ़िया चल रहा है सर, बरकत ही बरकत है। अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, अरे सर प्रॉफिट को क्या बताओ, मोटा भाई भी हमसे ही उधार लेके जा रहे हैं, इतना प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, ठीक है। टॉपर भाई अभी तो नहीं है, सच है ना? चलिए, तो भाई मोटा भाई भी हमसे लोन लेके जा रहे हैं, बहुत प्रॉफिट है। अगर आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, मतलब क्या आप उधार चुका सकते हो? हाँ सर मैं उधार चुका सकता हूं। यानी क्या आप ब्याज पे कर सकते हो? हाँ सर हम ब्याज पे कर सकते हैं। सुनना ध्यान से, क्योंकि डेट में अगर मैंने पैसा नहीं दिया तो भैया लंका लग जाएगी, ठीक है? तो इसलिए मुझे पैसा तो देना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है? हाँ सरकार मुझे पैसा तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए डेट में एक इंपॉर्टेंट बात होती है, मैं आपको समझा रहा हूँ। डेट में जो होती है, एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमें सामने वाले से जो उधार लेना है, मतलब जब मैं लोन लेता हूं तब ना मुझे किसी भी कीमत में उसे ब्याज देना ही है। मतलब तुम पैसा कमाओ या ना कमाओ, तुम प्रॉफिट में आओ या ना आओ, तुम जिंदगी में चाहे जो करो, जख मराओ, मतलब मैं कहना चाहता था, लेकिन आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो जो स्टेबल कंपनियां है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, अडानी अंबानी, वैसे तो बिरलास ने भी लिया था आइडिया के समय, है ना, बट दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। जब आइडिया ने अपने स्टेबल टाइम 2012 में जब बहुत सारा डेट रेस किया, ये उनके लिए गलत साबित हो गया। क्यों? क्योंकि सर 2016 में जियो आ गया। आपको पता है 2016 में आइडिया ने डिविडेंड भी बांटा था। मतलब आप सोचो, एक कंपनी जो 2016 में डिविडेंड बांट रही है, 30,000 या 70,000 करोड़ का एक साल का लॉस बुक कर रही है। यू हर्ड इट राइट, इतना तो एक साल का लॉस बुक हो रहा है। तो क्या, एनीवेज अगर आपकी स्टेबल कंपनी एकदम शानदार जानदार मजा तरीके से चल रही है, ले लो लोन, वरना मत लो। अगर आपकी सर ग्रोथ स्टेज है, सर देखो चीजें चल रही है, शानदार तरीके से चल रही है,
और अच्छा रिटर्न आ रहा है, लेकिन अभी हम ना ग्रोथ कर रहे हैं, हम लोग ना बहुत एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रो कर रहे हैं, यानी आप मीडियम टू लो अनसर्टेनिटी की तरफ हो, हाँ रिस्क कम है, हाँ है कम है, ठीक है। ऐसे में देखो आप डेट भी उठा सकते हो वेंचर कैपिटल्स वगैरह से, या फिर आप इक्विटी भी उठा सकते हो। मतलब सर देखो ग्रोथ स्टेज है, हाँ अब ये आपको पता कि एक्चुअली में आपकी ग्रोथ स्टेज की सिचुएशन क्या है सर। मतलब देखो ग्रोथ स्टेज भी तो मल्टीपल तरीके से होती है ना। एक्चुअल वाली ग्रोथ स्टेज है कि आप एकदम आग लगा रहे हो, आप एकदम फोड़ रहे हो, वैसी वाली ग्रोथ है, या फिर सर देखो जिंदा हैं, जी रहे हैं, जी लेंगे सर, वैसी वाली ग्रोथ स्टेज है। अगर आपकी जिंदा है सर, जी लेंगे वाली, मतलब एक नॉर्मल वाली ग्रोथ स्टेज है, मतलब ठीक ठाक ग्रोथ चल रही है लेकिन रिस्क है अभी भी, तो फिर डेट मत लेना, फिर इक्विटी रेस कर लेना। और अगर आपकी मस्त शानदार तरीके से चल रहा है तो फिर डेट ले लेना। एक होता है अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज मतलब अभी भी बिजनेस चालू किया है, ठीक है। ये होता है हाई अनसर्टेनिटी वाला बिजनेस, करेक्ट। यहां पर आपको आइदर एंजल फंड्स रेज करना चाहिए या फिर वेंचर कैपिटल रेज करना चाहिए, ठीक है। नीचे वाले में भी आप डेट जो है वेंचर कैपिटल से रेज कर रहे हो, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे आपको एंजल लेना चाहिए, फिर वेंचर कैपिटल लेनी चाहिए, दोनों केस में इक्विटी लेनी चाहिए। आप समझो आपको यहां पर इक्विटी रेस करनी चाहिए। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जोमेटो, पेटीएम, नाइका, है ना, मामा अर्थ, ये सब वो कंपनीज है जिनके ऊपर डेट नहीं है, इन सब के ऊपर इक्विटी है। क्यों? क्योंकि सर इन कंपनीज के पास ये सब ना अर्ली स्टेज स्टार्टअप थे, है ना। अब भाई बात समझने की कोशिश करो, अगर इन्हें पैसा चाहिए तो ये इक्विटी से रेस करते। क्यों? कल को कंपनी नहीं चली तो, कल को हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो, और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं उधारी कहां से चुकाऊंगा? उधारी छोड़ो, मैं डेट कहां से दूंगा उसको? और अगर डेट ही नहीं दूंगा तो टाइम टाइम फिश हो जाएगी सर, जिंदगी में दर्द ही दर्द हो जाएगा। हाँ सर, इसीलिए अर्ली स्टेज वालों को ना कभी भी डेट रेज नहीं करना चाहिए, कभी भी। हमेशा गांठ बांध लो, है ना, कभी भी डेट रेज नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ एकदम रिलैक्स उतरेगी, ठीक है। ये सारे स्टार्टअप्स है, आप देखते होगे, मतलब मैं सब छोड़ो ना, शार्क टैंक देखते हो, हाँ सर, शार्क टैंक में भी कोई 1 करोड़ मांगने आए तो ये लोग बोलते हैं ना कि आप डेट ले लो, ये ले लो, वो ले लो। सर इन सब का फोकस होता है कि हम इक्विटी रेस करें। क्यों? क्योंकि अगर कल को हमारी कंपनी ने प्रॉफिट नहीं लिया तो, सर अगर डेट है ना तो आपकी सारी कंपनी के असेट्स बेचकर भी आदमी पैसा लेके जा सकता है, लेकिन अगर इक्विटी ना, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा तुम्हारा, है ना। समझ लो बात को। तो डेट जो है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, है ना। मोदी भाग गया, अब नीरव मोदी की बात कर रहा हूं गधो। तो मोदी ने उधार लिया और मोदी भाग गया, है ना। विजय माल्या माल लिया और भाग लिया। तो विजय माल्या भाग गया था, हाँ अब समझो इन सब लोगों ने कहीं ना कहीं डेट के फॉर्मेट में पैसा लिया था, इनको देश तक छोड़ के भागना पड़ गया, है ना। ये तो दूसरा एग्जांपल है। एक और मोदी है, वो कौन सा मोदी था, एक और कोई मोदी है जिसके बारे में मैं नाम भूल रहा हूं उसका, तो वो भी मान लिया और भाग लिया। तो ये सब ना बेस्ट एग्जांपल है, विच इफ आई शेयर विद यू, ये सब ना बेस्ट एग्जांपल है कि ये लोग भागे हैं, ठीक है। हाँ जी सरकार, समझ में आता है? हाँ सर, बहुत सिंपल सर, समझ में आता है, ठीक है। तो भैया पैसा रेज करना है, हाँ सरकार। अच्छा सर एक बात बताओ, ये एंजल और वेंचर कैपिटलिस्ट में फर्क क्या होता है? बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। मुकेश मेरे पास आया, बोलता है सर आइडिया है, अबे रोना बंद कर, अबे हाँ ठीक है, ठीक है। तो मुकेश मेरे पास आया, मुकेश बोलता है सर मेरे पास ना बहुत अच्छा आइडिया है। सर आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि मैं ना लोगों के नाखूनों में उनकी फोटो ड्रॉ करूंगा। मैंने कहा वाह क्या आइडिया। तो उसने बोला मैं लोगों के नाखूनों में उनका फोटो लगा दूंगा, ठीक है। मतलब ऐसे ड्राइंग वॉइंग करें, जो भी करेगा, है ना, इतना डीप में मत जाओ तुम लोग, है ना, कोई आइडिया थोड़ी नहीं है। मैंने कहा बहुत बढ़िया आइडिया। तो बोलता है सर मुझे, मेरे पास आइडिया तो अच्छा है लेकिन मुझे ना इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैंने कहा ठीक है, कितने रुपए चाहिए? बोलता है सर 5 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा ठीक है, 5 लाख रुपए चाहिए? बोले हाँ। तो मैंने कहा 5 लाख रुपए डालने के लिए मैं रेडी हूँ, ठीक है, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट 5 लाख रुपीज। ओनली थिंग विच आई वॉन्ट इज कि भैया इक्विटी चाहिए। बोले सर ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। अब सुनो, मैं अकेला हूं, हाँ, क्या अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करता तो उसका काम होता? नहीं, तो मैं उसकी जिंदगी में एक एंजल बन के आया, इसीलिए आई एम अ एंजल इन्वेस्टर, करेक्ट? हाँ सरकार। अब ऐसे ही मान लो मैंने, निशान सर ने, अंशुल सर ने, हम लोगों ने मिलके, क्योंकि देखो निशान सर ने कहा मैं 500 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, अंशुल सर ने कहा मैं 1000 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ। मैंने कहा यार देखो मैं भी बहुत अमीर हूँ, मैं भी 2000 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो उनके 500 करोड़, उनके 1000 करोड़, मेरे 2000 रुपए लेकर हम लोगों ने एक फंड बनाया, ठीक है, कि अब हम लोगों के बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। तो बीना कहती है सर मेरे पास भी आइडिया है। मैंने कहा क्या? सर हम लोगों के बाल काटेंगे। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं नहीं सर, हम लोगों के बाल तलवार से काटेंगे और हमारा टास्क ये है कि अपनी गर्दन बचा के दिखाओ। अगर हम
बाल काट रहे तो ठीक है। तो मैंने कहा वाह 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 वाह, सारे पति तुम्हारे पास ही आएंगे पत्नियों का बाल कटवाने के लिए। बोले सर बस आप सही समझे, देखो हमारा धंधा बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भैया, बढ़िया है, सुन के अच्छा लगा। अब मैंने अकेले इन्वेस्ट नहीं किया, या अंशुल सर ने, निशांत सर ने अकेले इन्वेस्ट नहीं किया, हम तीनों ने मिलकर एक फंड बनाकर इन्वेस्ट किया है। एक फंड बनाकर हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट किया। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। अगर शॉर्ट में कहूं ना, तो जैसे एक आदमी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो स्टॉक मार्केट हो जाता है, और फिर एक आदमी फंड्स में इन्वेस्ट करता है जो म्यूचुअल फंड हो जाता है। करेक्ट? हाँ सरकार, एज इट इज होता है। समझ में आया? तो भैया जैसे स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड होता है, वैसे ही वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल फंड्स होता है। करेक्ट। अच्छा, सोर्स ऑफ फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन बेसिक सोर्स। सर पैसा रेस करना है, भाड़ में जाए, इतनी राइट मत पढ़ो, सुनो ध्यान से। पैसा रेस करना है, हाँ सर पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए। कितने तरीके से रेस कर सकते हो? सिर्फ दो तरीके से, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। अब इंटरनल सोर्स सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ रिटेन अर्निंग होता है इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग। सर मतलब ये हुआ, सुनना ध्यान से, ठीक है? मतलब ये हुआ कि सर रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू हम पैसा रेस कर सकते हैं। हाँ जी सरकार, रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू हम पैसा ले सकते हैं। सर ये रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है? ठीक है, अपन इसकी बात करते हैं कोमल की। तो कोमल ने एक बिजनेस चालू किया। कोमल ने बिजनेस चालू किया था किडनैपिंग का, ठीक है? अब ठीक है, अब कोमल ने एक बिजनेस चालू किया था किडनैपिंग का। कोमल के किडनैपिंग के बिजनेस में मान लो उसकी इनकम हो रही है एक साल की 1 करोड़ रुपए, ठीक है? साल का 1 करोड़ रुपए कमा रही है। अब उसके 5-7 इन्वेस्टर है इंक्लूडिंग मी, ठीक है? हाँ, अपन तो देखो हर किसी के आइडिया में इन्वेस्ट कर देते हैं ना, तुम दिल पे मत लो। इफ यू हैव आइडिया आई विल इन्वेस्ट, ठीक है? इफ यू हैव आइडिया आई विल ट्राई टू इन्वेस्ट, ठीक है? हाँ ठीक है, इफ यू हैव आइडिया आई विल ट्राई टू इन्वेस्ट, ठीक है? मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है? हाँ, मेरे तो अच्छा है कि मैं एक सीए फंड, सीए टैंक चालू करूं, जिसके अंदर वी विल इनवाइट ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड ऐसा करके, ठीक है? बट एनीवेज कभी डिस्कस करेंगे इसके ऊपर अलग से। अभी ये सेशन चूंकि यूट्यूब पे भी जा रहा है, तो एनीवेज है ना ठीक है, चलिए एनीवेज, ठीक है, मुद्दे पे आगे बढ़ते हैं। तो कोमल ने अपना बिजनेस चालू किया। हाँ सर, कोमल ने अपना बिजनेस चालू किया। अब कोमल ने अपना बिजनेस चालू किया और 1 करोड़ रुपए का उसने प्रॉफिट कमाया इस साल के अंदर, ठीक है? अब कोमल ने सारे के सारे इन्वेस्टर्स को 25 लाख रुपए बांट दिए, ठीक है? हाँ, कमाए कितने? 1 करोड़ रुपए, बांटे कितने? 25 लाख रुपए। क्या 75 लाख रुपए कोमल ने बचा लिए कंपनी के पास? हाँ, कंपनी ने अपनी इनकम को रिटेन्ड कर लिया, अपने प्रॉफिट को अपने पास रख लिया। दैट्स कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। अब एक मजेदार बताऊं, जो ये पब्लिक लिस्टेड कंपनियां है ना, इनको तो कंपलसरी होता है, मतलब इन लोगों के लिए तो कंपलसरी होता है कि भैया हम लोग जो है इन लोगों के लिए, मैं मतलब मजाक नहीं कर रहा, जेन्युइनली बता रहा हूं, इनके लिए तो एकदम कंपलसरी होता है। सर कंपलसरी होता है मतलब इन लोगों के लिए कंपलसरी कैसे होता है, मैं आपको समझाता हूं। ये लोग ना पूरा पैसा, मतलब अगर इनका प्रॉफिट है मान लो 100 करोड़ रुपए का, ये 100 करोड़ बांट भी नहीं सकते। सर क्यों नहीं बांट सकते? क्योंकि पब्लिक कंपनियां हैं, अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं, लीगल एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए कंपल्शन होता है कि भैया ये लोग जो है वो अपने पास कुछ पैसा रखेंगे। तो जो अपना ही प्रॉफिट अपने पास रख लिया उसे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। क्या कंपनी ने खुद ने कमाए? हाँ, इसीलिए से इंटरनल सोर्स माना जाता है। एक्सटर्नल सोर्स के कितने तरीके होते हैं? एक्सटर्नल सोर्स के 2 तरीके होते हैं, शेयर के थ्रू उठाएंगे या फिर उधारी के थ्रू उठाएंगे। सर शेयर के थ्रू उठाएंगे मतलब शेयर कैपिटल, करेक्ट? हाँ सर, शेयर कैपिटल का मतलब क्या हुआ? शेयर कैपिटल का मतलब हो गया कि भैया हम ना शेयर कैपिटल के थ्रू फंड्स उठाएंगे। सर ये शेयर कैपिटल के थ्रू फंड्स उठाएंगे मतलब लॉजिक समझ में नहीं आया। अबे गधो, आप अपनी कंपनी की हिस्सेदारी लोगों को दोगे, ठीक है? आप अपनी कंपनी की हिस्सेदारी लोगों को दोगे। अगर मैं मेरी कंपनी की हिस्सेदारी लोगों को दूंगा तो भैया बढ़िया है ना, मतलब मैं अगर 100% इक्विटी मेरे पास है, मैं मेरी इक्विटी दे दूंगा, करेक्ट? अच्छा, अब फिर से मैंने नाम ही ले लिया, बट ठीक है, डीप में जाकर डिस्कस करेंगे। शेयर कैपिटल को रेस करने के 2 तरीके होता है, एक होता है इक्विटी और एक प्रेफरेंस, और डेट का तरीका होता है डिबेंचर्स, लोन्स या फिर अदर्स। ये अभी अपन डीप में जाकर डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो एक्सटर्नल सोर्सेस 2 तरीके से हो सकता है, एक शेयर कैपिटल, एक बोरोड
कैपिटल। बहुत सिंपल सी बात है, हाँ जी सरकार, बहुत सिंपल सी बात है। अब टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग में हम सब लोग जानते हैं, आपको ये पता होना चाहिए आपको कितने समय के लिए पैसा उठाना है। लॉन्ग टर्म में पैसा, देखो दो तरीके हो गए, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म, और शॉर्ट टर्म में आप ले लो। लॉन्ग टर्म में आप पैसा कहां से रेस कर सकते हो सर? शेयर कैपिटल रेस कर सकते हो, प्रेफरेंस है, रिटेन अर्निंग है, डिबेंचर्स है, लोन्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस है, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल्स है, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, असेट सिक्योरिटाइजेशन है, और हमारा फाइनेंसिंग भी होता है, हाँ सरकार। मीडियम टर्म में प्रेफरेंस है, डेट है, पब्लिक डिपॉजिट है, कमर्शियल बैंक है, लीजिंग है, एक्सटर्नल है, यूरो इश्यूज है, फॉरेन बॉन्ड्स है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है? ट्रेड क्रेडिट है, अक्रूवल एक्सपेंसेस है, शॉर्ट टर्म लोन्स है, एडवांस रिसीव्ड्स है, एंड वेरियस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी है। मतलब शॉर्ट टर्म में जो है वो आप एक तरीके से उधारी पे माल खरीद रहे हो, बस। तुम दिल पे मत आ जाना कि सर शॉर्ट टर्म मतलब हम क्या पैसा रेस करेंगे। शॉर्ट टर्म में पैसा क्या रेस करोगे तुम लोग, हैं? किसी से उधारी ले लो चुपचाप, है ना। मतलब तुम्हारे जो एक तरीके से तुम जिससे तुम माल ले रहे हो ना, जो तुम्हारे एक तरीके से क्रेडिटर हुआ, ठीक है, तो तुम उसको जो है बोल रहे हो कि भाई साहब 3 महीने बाद आना प्लीज, आई इंसिस्ट, ऐसा करके, ठीक है। चल एनीवे, समझ में आया बेसिक बेसिक? हाँ सरकार। अब हम शुरू कर रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज के साथ, विच इज आर ओनर्स कैपिटल और इक्विटी कैपिटल। हमारी पहली चीज है सर, व्हाट डू वी मीन बाय ओनर्स कैपिटल और इक्विटी कैपिटल। मैं ना 2-3 फंडे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। शायद अभी जो मैं कहूंगा किसी किसी बच्चे को हो सकता है समझ में उतनी इजीली ना आए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ये समझना पड़ेगा कि तुम्हें लेवल बढ़ाने की जरूरत है। अब सुनो ध्यान से, ओनर्स कैपिटल और इक्विटी कैपिटल का मतलब क्या होता है? सर ओनर्स कैपिटल या इक्विटी कैपिटल का मतलब क्या होता है? मैंने आज बिजनेस चालू किया, ठीक है, अगर मैंने आज बिजनेस चालू किया, सुनना ध्यान से, ठीक है, अगर मैंने आज बिजनेस चालू किया तो इस पूरे केस में क्या होगा? अगर मैंने आज एक बिजनेस चालू किया, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस चालू कर रहा हूं, एआई सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात रखते हैं। अगर मैंने एक एआई सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है, अगर मैंने एक एआई सॉफ्टवेयर बनाया है तो क्या हो सकता है सर? अगर मैंने एक एआई सॉफ्टवेयर बनाया है तो मैं क्या करूंगा? मैं 1 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे 10 लाख रुपए रेस करने जा रहा हूं। तो अगर मैं 1 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे 10 लाख रुपए रेज करने जा रहा हूं, मतलब क्या मैं मेरी 10% इक्विटी डाइल्यूट कर रहा हूं? हाँ, मतलब क्या जो आज मेरा कंपनी पे कंट्रोल है वो 10% कंट्रोल किसी और के पास हो जाएगा? अरे हाँ भाई, हाँ। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो मतलब अगर मैं इक्विटी रेस कर रहा हूं, इसका मतलब मैं मेरी कंपनी की हिस्सेदारी बना रहा हूं, मतलब क्या वो कंपनी का ऑनर बन जाएगा? हाँ जी सरकार, इसलिए उसे ऑनर्स कैपिटल भी कहा जाता है। अब यहां पर एक बात को ध्यान से सुनना, जैसे रिलायंस है, रिलायंस इज अ लिस्टेड कंपनी, हाँ सरकार, तो मैं भी कंपनी का शेयर खरीद सकता हूं, तुम भी खरीद सकते हो, करेक्ट, लेकिन कंपनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मतलब कंपनी का शेयर किस कंपनी का जो शेयर है वो किस वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, इससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। सर ये कैसी बातें कर रहे हो, मतलब ये तो समझ ही नहीं आया हमको। सुनो ध्यान से, कंपनी जब मार्केट में लिस्ट होती है पहली बात तो उसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब आईपीओ का मतलब होता है कि कंपनी जो है पहली बार पैसा रेस करने आई है। अब चूंकि कंपनी पहली बार पैसा रेस करने आई तो क्या होगा सर? अगर आपने मान लो कंपनी ने 100 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे 15 करोड़ रुपए रेस कर, यानी ये 15 करोड़ रुपए कंपनी के अकाउंट में चले जाएंगे। सिंपल? हाँ सरकार। तो 100 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे 15 करोड़ रुपए कंपनी के अकाउंट में चले जाएंगे। अरे सर बात तो एकदम सिंपल है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 100 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे 15 करोड़ रुपए कंपनी की वैल्यूएशन कंपनी के अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात सुनो ध्यान से, नेक्स्ट बात सुनो ध्यान से, कंपनी के अकाउंट में 15 करोड़ रुपए चले गए, करेक्ट, जिसने डाला उसको शेयर मिल गया, करेक्ट। उसके बाद अगर मुझे मान लो कंपनी के शेयर पहली बार में मिल गए थे, अगर मैंने आज वो शेयर बेचे सुनना पहले 2 मिनट रुको, है ना, शांति से, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती इसलिए, है ना। तो ठीक है, कंपनी ने आईपीओ लेके आई, हाँ, मैंने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, हाँ, मुझे शेयर मिल गए, हाँ, वो पैसा कंपनी के अकाउंट में चले गया, हाँ, बात खत्म, खत्म, कंपनी का मैटर क्लोज, क्लोज। अब अगर मान लो आई एम सॉरी,
अगर मान लो मैंने वो शेयर बेचा तो कंपनी को कुछ मिलेगा नहीं, कंपनी की जेब में कुछ आएगा नहीं, कंपनी की जेब से कुछ जाएगा नहीं। मैंने शेयर बेचा, मैं शेयर कब बेचूंगा? जब कोई खरीद रहा होगा। तो शेयर मार्केट इज अ सिंपल गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर कोई माल बेच रहा है तो वो तभी बेच सकता है जब कोई खरीद रहा है, या जब वो माल कोई कभी खरीद सकता है जब कोई बेच रहा होगा। इस पूरी ट्रांजैक्शन में कंपनी का कोई लेन देन नहीं। तो इसीलिए एक बार अगर कंपनी ने 100 शेयर इशू कर दिए और 100 लोगों को चले गए, अब वो 100 लोग अपने शेयर को कितनी बार किसको बेचते हैं, इससे कंपनी को कोई लेन देन नहीं है। कंपनी के लिए वो 100 शेयर है कि ये 100 शेयर इन 100 लोगों के पास हैं। कंपनी डिविडेंड उन 100 लोगों को बांटती रहेगी, मतलब जिसके भी हाथ में शेयर है कंपनी उसे शांति से डिविडेंड बांटती रहेगी। ठीक है, कंपनी जो है वो शांति से डिविडेंड जो है वो बांटती रहेगी। ये बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है। तो अब सुनना, अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रेज फंड्स फ्रॉम प्रमोटर्स और इन्वेस्टिंग पब्लिक बे बाय ओनर्स कैपिटल और इक्विटी बाय इशूइंग ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। ठीक है, मतलब क्या कंपनी पैसा रेज कर सकती है इक्विटी शेयर कैपिटल देकर? हाँ जी, इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू भी कंपनी पैसा रेज कर सकती है। अब सुनना, एक बार कंपनी को पैसा आ गया तो आ गया, कंपनी को ये पैसा वापस नहीं करना होता क्योंकि इट इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। अब अगर मेरे पास कंपनी, मान लो मेरे पास रिलायंस के, मैं क्योंकि देखो मोटा भाई है ना, मैं अभी बता भी रहा हूं, अभी तो मार्केट डाउन भी है। सी, जिंदगी में अगर किसी को पैसा कमाना है शेयर मार्केट से तो खुशी होनी चाहिए जब बियर मार्केट आए। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आना चाहिए तो बहुत गम होगा, लेकिन अगर 3 4 5 6 महीने या 1 साल के लिए भी बियर रन आता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। क्यों? क्योंकि आई गेट अ चांस टू बाय अ लॉट ऑफ शेयर्स। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि मार्च में और गिर जाए, मतलब मैं तो कहता हूँ साला 25% गिर जाए यहाँ से, क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से? मुझे बताओ ना, एक्चुअली क्या फर्क पड़ रहा है? क्या कंपनी की इनकम कम हो रही है उससे? नहीं। कंपनी का रेवेन्यू कम हो रहा है उससे? नहीं। किसी को क्या फर्क पड़ रहा है सर? लेकिन मार्केट इमेज, इंटरनेशनल इमेज, ये सब बातें, अरे बाबा ये करेक्शन आते रहना चाहिए शेयर मार्केट में। ये करेक्शन अगर नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम है, अगर ये करेक्शन आ रहा है तो कभी प्रॉब्लम है ही नहीं। इतिहास गवाह है, मार्केट में करेक्शन बार बार आता है और आना चाहिए। जिन लोगों को लगता है ना कि मार्केट में करेक्शन बुरी बात है, तो बेटा तुम्हारे लिए शेयर मार्केट बना ही नहीं। सी, मार्केट बूम पे भी जाना चाहिए लेकिन नीचे भी आना चाहिए। नीचे आएगा तो मुझे खरीदने का मौका मिलेगा ताकि जब बूम पे जाता मैं पैसा कमाऊं। अगर बूम 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 रहेगा तो मैं पैसा कभी कमा ही नहीं पाऊंगा ना, इसलिए। ठीक है, तो परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है क्या? हाँ, एक बार इक्विटी आ गई तो आ गई, बाद में कोई लोन नहीं लेना। द होल्डर्स ऑफ शेयर्स इन कैपिटल कॉल्ड इक्विटी शेयर होल्डर और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। करेक्ट, ये ना कंपनी के असली मालिक है। जैसे मैं रिलायंस का असली मालिक हूं, मेरे पास पूरा एक शेयर है रिलायंस का। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर प्रैक्टिकली ओनर्स ऑफ द कंपनी। जैसा मैंने कहा, यही तो असली मालिक है, और कोई मालिक तो नहीं। Equity shareholders are entitled to dividend after the income claim of the other stakeholders are satisfied. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले सबको पैसा मिल जाए, कुछ बच गया तो हमें मिलेगा। ठीक है, तो हमें what we are entitled, सर वी आर एंटाइटल्ड फॉर द डिविडेंड, मगर सबको बंटने के बाद। अब यहां पर भी दो थॉट प्रोसेस होती है, एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। कुछ लोग शेयर मार्केट में पैसा इसलिए डालते हैं ताकि वो प्रॉफिट बना पाए। प्रॉफिट मतलब सर, प्रॉफिट मतलब डिविडेंड कमा पाए ना, ये सब इनकम कमा पाए ना, प्रॉफिट आना चाहिए। इफ यू आस्क मी, मैं शेयर मार्केट में कभी डिविडेंड के हिसाब से इन्वेस्ट ही नहीं करता। अगर देखो, अनटिल एंड अनलेस मेरा डिविडेंड जो है वो राकेश झुनझुनवाला जी देता हो, तो राकेश झुनझुनवाला जी को, ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो राकेश, अब ठीक है वो एक्सपायर हो गया, बट ऐसा झुनझुनवाला जी 1 ईयर डिविडेंड। सर राकेश झुनझुनवाला जी का 224 करोड़ का डिविडेंड है इन मार्च क्वार्टर। तो ये देखेंगे, राकेश झुनझुनवाला, वाइफ ऑफ लेट एस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी, लाइकली टू अर्न 224 करोड़ रुपए फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च 2024 फ्रॉम अ पोर्टफोलियो एस्टिमेटेड टू बी 37,000 रुपए। भाई अगर मैं 224 करोड़ रुपए का डिविडेंड कमा रहा हूं तो शायद मुझे डिविडेंड अच्छा लगेगा, लेकिन 224 रुपए का डिविडेंड का मैं क्या करूंगा? अबे 2,500 रुपए के डिविडेंड का भी मैं क्या करूंगा? अगर 2-4 लाख रुपए का डिविडेंड आए तो शायद मुझे लगेगा कि डिविडेंड आया, अदरवाइज तो मुझे फील ही नहीं होगा डिविडेंड आया। तुम सोच के तो देखो, 38,000 करोड़ रुपए, यानी 224 डिवाइड बाय 38,000 करोड़ रुपए, मतलब साला
5% का भी नहीं है डिविडेंड ना, मतलब अभी अपन पढ़ेंगे डिविडेंड यील्ड क्या होता है, तो मतलब अलग अलग थॉट प्रोसेस है, अलग अलग थॉट्स है, अलग अलग चीजें हैं। तो क्या इक्विटी वालों को कंपनी का डिविडेंड मिलेगा? हाँ, लेकिन सबको बांटने के बाद। सर अगर मान लो सबको बांटने के बाद पैसा बचा ही नहीं तो क्या करेंगे? अगर सबको बांटने के बाद पैसा नहीं बचा, कोई बात नहीं, आम चोरी छप्पन चोरी खेलेंगे ठीक है, क्योंकि पढ़ेंगे आगे आगे रखे, क्योंकि मैं बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए डिविडेंड पेबल टू डेम इज एन मतलब देखो सिर्फ प्रॉफिट के अगेंस्ट ही मिलेगा, मतलब प्रॉफिट है तो ही मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप सबको पहले पैसा मिलेगा, हमें बाद में पैसा मिलेगा। द कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इज हाईएस्ट, क्योंकि हमारी रिस्क भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सर हमें आपको डिविडेंड देना लीगली ऑब्लाइड नहीं है, मतलब अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे, कर ही नहीं सकते, हम तो कंपनी का ओनर है भैया, हमें ही तो कंपनी को रिस्क लेनी है। अरे मान लो सिंपल तरीके से मेरी खुद की एक दुकान है, अब दुकान में इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं पैसा घर तो ना लेके रहूंगा, कॉमन सेंस है ना। तो भैया सीधी सी बात है, आप इक्विटी शेयर होल्डर जो है उनके लिए लीगली बाउंडेड नहीं हो देने के लिए, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी टू अदर सप्लायर्स। देखो भैया अगर अच्छे शेयर होल्डर हैं या अच्छा परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग है तो हर किसी को कंपनी पे ट्रस्ट बिल्ड होता है। क्यों? क्योंकि यार कंपनी में अगर इक्विटी अच्छी तो सबको अच्छा लगेगा ना। एडवांटेजेस क्या है? क्या ये परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है? हाँ सरकार, ये परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है। इक्विटी कैपिटल इंक्रीज द कंपनीज फाइनेंस बेस, ये देखो ये ना अच्छी होती है। और अगर बहुत मतलब मान लो अगर मेरी 100 करोड़ रुपए की इक्विटी है और सिर्फ 10% का डेट है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। हम पढ़ेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो, सब हम पढ़ेंगे, सब हमारे कोर्स का पार्ट है ना। अ कंपनी इज नॉट ऑब्लाइज्ड लीगली टू पे डिविडेंड। मैंने जैसे कहा भैया कोई कंपलसरी नहीं है, तुमने डिविडेंड नहीं बांटा तो मैं कुछ नहीं काट पाऊंगा। मान लो कल मोटा भाई उठ के बोलते कि यार गाइस मेरी डिविडेंड देने की इच्छा नहीं हो रही है, मैं बोलूंगा कोई बात नहीं सरकार मत दो है ना, मैं बोलूंगा कोई बात नहीं सरकार मत दो। अगर मैं ये बोल सकता हूँ प्लीज मुझे भी मेरे बच्चे की शादी करवानी है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। भाई साहब ने अगर मना कर दिया नहीं देना, मैं बोलूंगा ठीक है सर मत दो, मैं मजाक नहीं कर रहा, जस्ट सेइंग इट जेन्युइनली। तो यार ये सब ना रूल्स है। अ कंपनी कैन मेक फर्दर इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इनिशिएटिंग अ राइट इश्यूज। कंपनी शेयर इशू कर सकती है, कंपनी सब कुछ कर सकती है, ठीक है। सर डिसएडवांटेज क्या है? इन्वेस्टर फाइंड ऑर्डिनरी शेयर रिस्की, सबसे रिस्की होते हैं इक्विटी। देखो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, बात फैक्ट है, हाँ। तो सबसे ज्यादा रिस्क ले रहे हैं क्या? सर सबसे ज्यादा रिस्क भी यही लोग ले रहे हैं, हाँ जी सरकार, सबसे ज्यादा रिस्क भी ले रहे हैं ये लोग ले रहे हैं, चूंकि सबसे ज्यादा रिस्क भी यही लोग ले रहे हैं, इसलिए इनका हक बनता है सबसे ज्यादा प्रॉफिट लाने का। द इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स रिड्यूस अर्निंग पर शेयर। मतलब सर देखो 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 देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। हमारी कंपनी में अभी है, मान लो हमारी कंपनी में 100 रुपए का प्रॉफिट होता है, हाँ सरकार। हमारी कंपनी में मान लेते हैं 100 रुपए का प्रॉफिट होता है, हाँ सरकार। अब हमारी कंपनी में 100 रुपए का प्रॉफिट होता है और कंपनी में 10 शेयर इशूड है, तो हर शेयर की कमाई कितनी हो जाएगी? सर अगर हमारी कंपनी में 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और 10 शेयर हैं, तो हम एक काम करते हैं, 20 शेयर हैं तो हमारी कमाई हो जाएगी 5 रुपए पर शेयर, हाँ सरकार 5 रुपए पर शेयर हो जाएगी। अगर कमाई कितने की है? सर 100 रुपए की है। 100 रुपए की कमाई है, हाँ सरकार 100 रुपए की कमाई है। 100 रुपए की कमाई के लिए अगर भैया मैं 20 शेयर होल्डर है तो मेरा अर्निंग पर शेयर हो जाएगा 5 रुपए। मान लो हमने नए शेयर इशू कर दिए, ठीक है, मान लो हमने ना नए शेयर इशू कर दिए, अब ध्यान से सुनना। हमारी कंपनी में हमारी कंपनी का प्रॉफिट अभी भी 100 रुपए है और हमारी कंपनी ने नए शेयर इशू कर दिए, विच मीन्स हमारी कंपनी के अब शेयर होल्डर कितने हो गए? 40। समझ में आया? हाँ। 100 रुपए का प्रॉफिट था, प्रॉफिट तो अभी भी 100 रुपए का ही रहा, पहले भी 100 रुपए का प्रॉफिट था, अभी भी प्रॉफिट तो 100 रुपए का ही रहा, लेकिन सर शेयर होल्डर कितने हो गए? 40। तो क्या अब अर्निंग पर शेयर 2.5 रुपए हो जाएगा? हाँ, ये है प्रॉब्लमेटिक सी, ठीक है, ये है प्रॉब्लमेटिक सी। तो भैया पहले अगर मेरे 100 शेयर होल्डर्स थे, ठीक है, अब
सॉरी 100 रुपए का प्रॉफिट था, 20 शेयर होल्डर थे, तो मेरा अर्निंग पर शेयर था 5 रुपए। अब अगर मेरे 100 शेयर होल्डर हैं, 100 रुपए का प्रॉफिट है, और अभी भी अगर 40 शेयर्स हो गए, तो मेरा अर्निंग पर शेयर होगा 2.5 रुपए। यानी अगर मैंने नंबर्स ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए और अगर मेरा प्रॉफिट नहीं बढ़ा, ठीक है, मैंने नए शेयर इशू कर दिए लेकिन मेरा अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ा, तो ये मेरे लिए लॉस मेकिंग पोजीशन है। सर, ये मेरे लिए लॉस मेकिंग पोजीशन है। द इशू ऑफ, अच्छा, जैसे जैसे आप नए शेयर इशू कर रहे हो, क्या मेरी राइट्स या मेरी पावर रिड्यूस हो रही है क्या? सर कैसे? भाई सीधी सी बात है, आज मेरे पास कंपनी के 100% इक्विटी है, मैंने कंपनी में 10% इक्विटी डाइल्यूट कर दी, मतलब किसी और के पास मेरी कंपनी के 10% शेयर हो गए। हाँ, किसी और के पास आपकी कंपनी के 10% शेयर हो गए। अगर किसी और के पास मेरी कंपनी के 10% शेयर हो गए, प्रभु, ये लॉस मेकिंग पोजीशन है मेरे लिए। सर, ये लॉस मेकिंग पोजीशन क्यों है? अरे ये लॉस मेकिंग पोजीशन इसलिए है क्योंकि मेरा कंपनी से कंट्रोल जा रहा है ना यार। साला रिस्क भी मैं लूं, डिविडेंड भी मैं ना लूं, सारी टेंशन मेरी, और उसके बाद मेरा कंट्रोल भी कम हो जाएगा। यार ये तो गलत बात हो गई ना, समझ रहे हो क्या? तो ये बात तो सही बात है ना? हाँ सरकार, ये वाली बात तो सही हो गई। ठीक है, चलो डन है। हाँ जी सरकार, डन है। ये होता है ऑनर्स और इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर, व्हाट डू वी मीन बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? एक सुना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे रे, सुना लगे रे। सर, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? दिस आर द काइंड ऑफ शेयर द शेयर होल्डर, देखो भैया सीधी सी बात है, इनको प्रायोरिटी मिलती है। मैं आपको सिंपल से समझाऊं, नाम क्या है? सर प्रेफरेंस, समझो नाम क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब क्या हो गया? हम इन्हें प्रेफरेंस दे रहे हैं, दैट्स इट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब क्या हो गया? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब हो गया कि हम इन्हें प्रेफरेंस दे रहे हैं। सर, प्रेफरेंस मतलब क्या है? हम इनको रोटी पे खिलाएंगे? करेक्ट। हम इनको मार भी पहले देंगे? नहीं, वो तो इक्विटी वालों को ही मिलेगी। ठीक है, सुनो, अगर कल को हमें डिविडेंड बांटना है तो इक्विटी से पहले डिविडेंड प्रेफरेंस वालों को मिलेगा। अगर कल को हमें जो है वो कंपनी बंद हो रही है तो इक्विटी वालों से पहले जो पैसा है वो प्रेफरेंस वालों को मिलेगा। यानी समवेयर और अदर हर केस में प्रेफरेंस वालों को हम प्रेफरेंस देते हैं। प्रेफरेंस देते हैं मतलब हम उन्हें पहले रखते हैं। हर अच्छी चीज में ये पहले आ जाएंगे इक्विटी वालों से, बस इतना सा मतलब है। पर मजे की बात बताऊं, ये असली ऑनर नहीं होते कंपनी के। नहीं नहीं नहीं, अब छोटुआ, ये प्रेसिडेंट है, सील लगा लेना। वैसे तो प्रेसिडेंट भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको इज्जत देते हैं। ठीक है, हाँ सर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? देखो, ये भी एक लॉन्ग टर्म फंड्स है। ठीक है, आप पैसा रेस कर सकते हो, पब्लिक से रेस कर सकते हो। ये अपन पढ़ेंगे, इक्विटी से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? यूजुअली द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन, ये क्या होता है सर? अगर आपने डिबेंचर्स लिया, मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपने डिबेंचर्स लिया है 8% से, यानी उधारी है आपकी 8% से, तो प्रेफरेंस होगा 10% से और इक्विटी होगा 12% से। मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो इक्विटी से तो कम है लेकिन प्रेफरेंस से ज्यादा है, ओ सॉरी, डेट से ज्यादा है। तो अगर इनकी बात की जाए प्रेफरेंस की, तो ये सर डेट से तो ज्यादा है लेकिन इक्विटी से कम है। मोस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर दिस डे, मतलब देखो अपन ये पढ़ेंगे, यहाँ पे फिक्स पीरियड होता है। मतलब हमने 5 साल के लिए प्रेफरेंस इशू किया है, हमने 10 साल के लिए प्रेफरेंस इशू किया है, हमने 15 साल के लिए प्रेफरेंस इशू किया है, हमने प्रेफरेंस शेयर कितने साल के लिए इशू किया, क्या ये फिक्स पीरियड होता है? ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग। मतलब सर ये इक्विटी और डेट के बीच का मिक्सचर है। ठीक है, ये इक्विटी और डेट के बीच का मिक्सचर है। इसमें थोड़े कण इक्विटी वाले हैं, थोड़े कण उसके भी हैं। ठीक है, हाँ जी सरकार, क्योंकि यहां पर क्या होता है सर, हम लोग ना यहां पर ना एक फिक्स रेट देते हैं, हम 10% देंगे। यहां पे ना एक फिक्स चार्ज होता है। फिक्स चार्ज मतलब हम आपको सिर्फ 10% का ही इंटरेस्ट देंगे, सिंपल एज दैट। तो भैया क्या हो गया, ये इक्विटी वाले में हम ऐसा कुछ फिक्स देते हैं नहीं, लेकिन प्रेफरेंस वालों को दे रहे। तो यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट है जो है ना एक्चुअली में ये मिक्सचर, मतलब ये ना ये एक्चुअली में भेलपूरी खिचड़ी ये सब है। ठीक है, हाँ सरकार। अब कुछ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं,
बहुत छोटा सा एक आधा क्वेश्चन बन सकता है इनके ऊपर, यूजुअली अगर बनाना चाहे तो। क्यूमुलेटिव क्या होता है? अगर हम आपको इस साल ब्याज नहीं, इस साल अगर हम आपको डिविडेंड नहीं दे पाए तो अगले साल दे देंगे। मतलब सर अगर मान लो 2010 में हमें आपको 20 रुपए डिविडेंड देना था, 2011 में भी हमको आपको 20 रुपए डिविडेंड देना था, 2012 में आपको 20 रुपए डिविडेंड देना था, और 2013 में भी हमको आपको 20 रुपए डिविडेंड देना था। किसी कारणवश 2010 में हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, हमने आपको डिविडेंड नहीं दिया, कोई बात नहीं, इस साल अब आपको 40 रुपए डिविडेंड आ जाएगा। इस साल भी प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इस साल हम आपको 60 रुपए दे देंगे। इस साल भी प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इस साल हम आपको 80 रुपए डिविडेंड दे देंगे। मतलब अगर हम आपको ब्याज नहीं दे पाए कोई बात नहीं, अगले साल दे देंगे। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर क्या है वो इंपॉर्टेंट बात? वो इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर किसी भी कारणवश अगर हम आपको डिविडेंड नहीं दे पाए तो मजे की बात ये, हम अगले साल दे देंगे। समझ लो, डेट में भी हम फिक्स देते हैं, लेकिन डेट में ना हम ये अगले साल नहीं दे सकते। और इक्विटी वालों को तो हम कहते हैं भूल जाओ, इस साल नहीं दिया कोई बात नहीं, भूल जाओ। हो सकता है ज्यादा अगले साल प्रॉफिट हो गया तो ज्यादा दे देंगे, नहीं हुआ तो फिर नहीं देंगे, हमारी मर्जी। जैसे आइडिया ने पिछले ऑलमोस्ट 8 साल से 9 साल से नहीं दिया डिविडेंड, फिर भी चल रहा है ना शेयर, बस ऐसा। एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव, नहीं दिया कोई बात नहीं, गुड नाइट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, GNTC SD ऐसा होता था ना कुछ, अपन मैसेज करते थे, मतलब हम जब मैसेज करते थे तो GNTC SD, तो गुड नाइट स्वीट ड्रीम, टेक केयर, जो भी होता था, तो ऐसे करके मैसेज करते थे। तो अगर हम आपको इस साल ब्याज नहीं दे पाए, तो इस साल हमने आपको डिविडेंड नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, कौन हो तुम, क्या फर्क पड़ता है इस बात से। एक होता है रिडीमेबल शेयर। रिडीमेबल मतलब शेयर का मतलब क्या होता है? हमने जो आपसे पैसा लिया है वो हम आपको वापस कर देंगे। लेट सपोज 5 साल में दे देंगे, 10 साल में दे देंगे, 12 साल में दे देंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है, हम आपको कितने साल में देंगे, मतलब इसके ऊपर कोई रूल नहीं है। यूजुअली 20 साल से ऊपर के प्रेफरेंस शेयर्स यूजुअली कम होते हैं। मैंने जो भी प्रेफरेंस शेयर देखे हैं वो 20 साल के आसपास के देखे हैं, उससे ज्यादा के नहीं देखे। पर ठीक है ना, रिडीमेबल है ना, पैसा दे देंगे, हाँ सरकार। एक होता है पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग मतलब, सुनो भैया, हमने इस साल 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, 5 करोड़ रुपए हमने डेट वालों को ब्याज में दे दिया, 5 करोड़ हम लोगों ने प्रेफरेंस वालों को दे दिया, 10 करोड़ रुपए हम लोगों ने इक्विटी वालों को दे दिया। यार उसके बाद भी ना 80 करोड़ का प्रॉफिट बचा है यार, इतना अच्छा प्रॉफिट है यार। हम ना सोच रहे हैं आप लोगों के साथ शेयर कर देते यार, क्या मतलब जिंदगी का। हम सोच रहे हैं ना आप लोगों के साथ ना ये प्रॉफिट को शेयर किया जाए तो ना मजा आएगा, क्योंकि हम ना आपके साथ शेयर करना चाहते हैं हमारे प्रॉफिट को, हम ना हमारे प्रॉफिट को ना शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, हमारा दिल कर रहा है आपके साथ प्रॉफिट को शेयर करने का। इसे कहते हैं पार्टिसिपेटिंग। मतलब एक्स्ट्रा डिविडेंड देंगे। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब, अब तुमने क्या लिया था, तुमने प्रेफरेंस शेयर लिया था ना, काहे पैसा दे तुमको एक्स्ट्रा, तुमने क्या लिया था, तुमने लिया था कि सर हमें तो प्रेफरेंस चाहिए, तो लो फिर प्रेफरेंस डिविडेंड, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम इक्विटी वालों को देंगे, तुम्हें नहीं देंगे, हमारा प्रॉफिट हमारा है, तुम्हारा थोड़ी ना। तो भैया जितना है उतने में खुश रहो, ज्यादा की लालच मत रहो, घर में घुस के मारेंगे। कन्वर्टेबल क्या होता है? कन्वर्टेबल मतलब ऑप्शंस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी शेयर। सर ऑप्शंस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है कि भैया आज हमने आपको 10 प्रेफरेंस शेयर दिए हैं, हाँ सरकार, उसको हम बाद में किसी भी रेशियो में, अभी मैं बताता हूं, अभी सिंपल लिखता हूं, 10 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करके दे देंगे। मतलब अभी आपके पास क्या है, प्रेफरेंस है, हाँ, हम बाद में आपको इक्विटी शेयर दे देंगे। ठीक है ना बाबा, तुम भी खुश हम भी खुश। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है ना। सी इफ यू आस्क मी, मुझे लगता कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है यार, है नहीं तो एकदम सिंपल सी बात है क्या? हाँ ये तो एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है, चलो समझ में आया? हाँ सरकार। अभी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? सर एडवांटेज करते हैं। देयर इज ऑल्सो द एडवांटेज ऑफ लेवरेज एज इट्स बियर अ फिक्स्ड चार्ज। क्या ये फिक्स चार्ज है? हाँ, मतलब
अगर मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं और अगर मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाता हूं तो मुझे मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट इनके साथ शेयर नहीं करना है। तो ये तो बढ़िया बात है यार, मैं इनके कारण ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा और मजे करूंगा। देयर इज नो रिस्क ऑफ टेक ओवर ऑफ प्रेफरेंस, डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। इनको मैं शेयर होल्डर तो कह रहा हूं, लेकिन इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है मेरे, इनको कोई हक ही नहीं बनता है इसकी बारगेटर। द प्रेफरेंस डिविडेंड आर फिक्स एंड प्रीसेटेड, सिर्फ 10% ब्याज दे दूंगा इन लोगों को, बाकी पूरा प्रॉफिट मेरा। ये अपन पढ़ेंगे, हाँ ये सब पढ़ना है अपने को। प्रेफरेंस कैपिटल कैन बी रिडीम्ड आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड, 10 साल बाद पैसा भी वापस, साला कोई टेंशन ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। ये होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर। समझ में आया लल्ला? समझ में आया लल्ला? प्रॉफिट ही प्रॉफिट है कि नहीं? और सर बहुत प्रॉफिट है सार, सार बहुत प्रॉफिट है सार, सार प्रॉफिट ही प्रॉफिट है सार। ठीक है, नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? One of the major disadvantage of the preference share is that preference dividend is not tax deductible। मतलब ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा, वैसे हम कल पढ़ने वाले इन सब चीजों को। सर हमारे इसमें कोई प्रॉफिट हम लोग टैक्स देखो डिविडेंड है हाँ, तो हम इसे अगेंस्ट एक्सपेंसेस बुक नहीं कर सकते। मतलब अभी मैं शॉर्ट में कहता हूं, समझ में तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिल पे मत लेना, ठीक है। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस टैक्सेस इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स। मैंने टैक्स सब बांट दिया सर, सब बांट दिया, इसके बाद मैं प्रेफरेंस डिविडेंड देता हूं। ये ना एक्चुअली बुरी बात लगती है मेरे को, मैं दिल से बताऊं तो मुझे बहुत बुरी बात लगती है। ठीक है, मुझे बुरी बात पता है क्या लगती है? मुझे बुरी बात इसलिए लगती है, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं। मुझे बुरी बात इसलिए लगती है क्योंकि यार मैं इसे ना खर्चे की तरह ट्रीट नहीं कर सकता, यानी मुझे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड आर क्यूमुलेटिव इन नेचर। क्यूमुलेटिव भी होते हैं क्या? हाँ, साला इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो इस साल का पैसा अगले साल देना पड़ेगा यार। ये बहुत हेडेक है यार, ये ना बहुत लोचा लफड़ा जलेबी फाफड़ा है यार, इससे ना मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। सर नुकसान क्यों हो रहा है? सर नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि यार अगर मैंने किसी भी कारणवश इस साल प्रॉफिट नहीं कमाया, अगर मैंने किसी भी कारणवश इस साल प्रॉफिट नहीं कमाया तो साला अगले साल देना पड़ेगा यार, ये तो गलत बात है यार ऐसा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में फर्क क्या है? सर इक्विटी और प्रेफरेंस के बीच में फर्क क्या है? सुनो, इक्विटी में जो मैं डिविडेंड दे रहा हूं, क्या मैं इक्विटी वालों को प्रेफरेंस के बाद दे रहा हूं? हाँ, प्रेफरेंस वालों को इक्विटी से पहले दे रहा हूं। वाह, तालियां! नहीं नहीं, तालियां बजती रहनी चाहिए। अरे इक्विटी वालों को प्रेफरेंस से दे रहे और इक्विटी वालों को प्रेफरेंस के बाद दे रहे या प्रेफरेंस वालों को इक्विटी से पहले दे रहे। अब नाम में क्लियर है ना, प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या हुआ कि हम इन्हें प्रेफरेंस देंगे। अब अगर मैं प्रेफरेंस शेयर को भी प्रेफरेंस ना दूं तो फिर क्या मतलब ऐसी प्रेफरेंस का? ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड। सर यहां पे डिविडेंड फ्लक्चुएट हो रहा है, यहां पर डिविडेंड फिक्स है। तो यहां पर डिविडेंड फ्लक्चुएट हो रहा है मतलब हर बार मेरा डिविडेंड अलग हो रहा है क्या? हाँ, मेरा हर बार डिविडेंड अलग हो रहा है। कन्वर्टेबल है नॉन कन्वर्टेबल मतलब? सर ये एक नॉन कन्वर्टेबल है, मतलब मैं इक्विटी को कहां से कन्वर्ट करूंगा? सबसे ऊपर तो इक्विटी है, अब मैं इक्विटी को कन्वर्ट करके कहां लेके जाऊं? ये तो सर नॉन कन्वर्टेबल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इनके पास वोटिंग राइट्स होती है, इनके पास कुछ नहीं, हो भी सकती नहीं भी हो सकती। देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो इक्विटी है ना यार बाबा। क्या इक्विटी से इंपॉर्टेंट मेरे लिए कोई है क्या? मुझे नहीं लगता। ठीक है, इक्विटी से इंपॉर्टेंट मेरे लिए कोई है क्या? मुझे नहीं लगता कि इक्विटी से इंपॉर्टेंट मेरे लिए कोई भी हो सकता है। आई एम नॉट किडिंग, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। मुझे नहीं लगता कि इक्विटी से इंपॉर्टेंट मेरे लिए कोई भी हो सकता है, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता ऐसा। ठीक है, अब आते हैं आखिरी शेयर वाली साइड, दैट इज रिटेन अर्निंग। हमने पढ़ लिया भाई, रिटेन अर्निंग मतलब सारा हमारा खुद का पैसा है, कंपनी अपने पास रख रही है। तो अगर खुद का पैसा कंपनी अपने पास रखती है तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए कंपनी को पैसा कमाना पड़ेगा। सर एग्जांपल दो, एग्जांपल पे आता हूं। ठीक है, एग्जांपल पे आता हूं। अब जैसे कंपनी जिसका नाम है स्विगी। सर देखो स्विगी के ऊपर डेट जीरो है क्योंकि ग्रोथ स्टेज में अपन ने पढ़ा था ना। तो स्विगी जो है, अब इसकी वैल्यूएशन इतनी अच्छी बोल रही है क्या? इतनी अच्छी क्या इसकी वैल्यूएशन? 75,000 करोड़ पे बैठा है ना। चलो एनीवेज,
सर क्या ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है? नहीं, ये कंपनी में हर साल लॉस कर रही है। सेट 3700 करोड़, 3700 करोड़, 3700 करोड़, 1800 करोड़ में। क्या ये कंपनी हर साल लॉस बुक कर रही है? हाँ। क्या अब इस कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग का कोई ऑप्शन भी है? सर इस कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग का कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक और कंपनी की बात करते हैं, जैसे है पेटीएम। क्या पेटीएम जो है, सर इस कंपनी के पास कोई प्रॉफिट का ऑप्शन है? नहीं है, ये कंपनी हर साल लॉस बुक कर रही है। एक आखिरी कंपनी की बात करते हैं, जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया। क्या वोडाफोन आइडिया जो कंपनी है, क्या ये कंपनी भी कभी कर सकती है? नहीं। अबे 73,000 करोड़, 46,000 करोड़, 28, 29, 31, इतना तो इस कंपनी का हर साल का लॉस है। रिटेन्ड अर्निंग में अपन ने पढ़ा था, long term fund may also be provided accumulating the profits of the company and by plug back them into the business। अरे भैया, अपने प्रॉफिट को कंपनी में रखना अच्छी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए प्रॉफिट होना भी तो चाहिए। अब जिन कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं होता, वो कंपनी कहां से करेगी? समझ में आया? यस सरकार। तो क्या ये कंपनियां कर पाएगी? कर ही नहीं पाएगी। इसलिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमेशा रखना कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कंपलसरी, यानी जितनी भी मार्केट में लिस्टेड कंपनियां ना, पब्लिक लिमिटेड, एक सेकेंड, लिस्टेड नहीं, पब्लिक लिमिटेड। सर फर्क क्या है? फर्क ये कि जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक लिमिटेड मतलब, देखो सुनो सुनो, दो दिन फर्क है ना, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। तो पब्लिक लिमिटेड अलग होता है। अब जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाए, उन्हें हम लिस्टेड कंपनी कहते हैं। समझ में आया? तो पब्लिक लिमिटेड और लिस्टेड में भी फर्क है, फर्क है, फर्क है, फर्क है, फर्क है, फर्क है। सर रिटेन अर्निंग के फायदे क्या है? ये रिटेन अर्निंग नहीं है। नहीं 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 नहीं, रिटेन अर्निंग नहीं है। ये लोन है, ये डेट है, गलत दिखा हुआ है। लोन और डेट। पहले सर एक बात बताओ, एक मिनट, यहां तक की सारी राम कथा क्लियर है बेटा? है ना? तो एक काम करता हूं, मैं 1 मिनट रुकता हूं, पहले जितना खाया है उसे हजम कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए। हेलो, हाँ एक मिनट रुका हूँ, ताकि देखो क्या है, धीरे धीरे चलेंगे थोड़ा सा, है ना, बिकॉज थ्योरी है। बट कल से हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल चालू रहेगा। मजे रे जिंदगी के। झाक टैंक, झाक टैंक। डन है? दिमाग में आया बेटा सारी बातें? आला रे आला, मानिया आला, अपने शहर में अपन का बोलबाला। चलो
चलो अब आगे बढ़ते गाइस, ठीक है। चलिए सर, चलिए सर, ठीक है सर। हम लोग ना, मैं एक बात बताता हूँ, हम लोग थोड़ा सा जो है हल्का सा है उसमें फॉर्म में, बट कहीं अगर आपको लगता है कि किसी पॉइंट पे रुकना है और किसी पॉइंट पे समझना है तो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विथ मी। अपन लोग बिल्कुल रुक जाएंगे, बिल्कुल होल्ड कर लेंगे एंड वी कैन डू दिस, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं। सर डिवेंचर्स क्या होता है? अब लोन मांगना, मैं उधार मांगना, बैंक के पास गया क्या, हाँ, मुझे उधार दे रे बाबा, अल्लाह के नाम पे उधार दे रे बाबा, है ना। तो अगर हम उधार मांगने जा रहे हैं, यानी हम किसी से उधार ले रहे हैं, तो वो सब क्या होता है सर? उधार लेने वाला जो पार्ट होता है, तो भैया उधार लेने वाला पार्ट क्या होता है, ठीक है, एक सेकेंड यार, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या हो गई सर? सबसे पहली वाली बात हो गई उधार मांगने वाली, ठीक है, हम उधार मांगने गए। अब जब मैं उधार मांगने गया, मैं लोन ले रहा हूँ, मैं डेट ले रहा हूँ, हाँ सरकार, तो अब ये क्या होता है सर? देखो, अब एक बात समझने की कोशिश करो, आपको पढ़ाने से पहले एक बात समझाता हूँ, है ना। अभी हम डिवेंचर्स पढ़ रहे हैं, बट मैं आपको फिर भी समझा रहा हूँ। हम जब मैं उधार मांगने कर रहा हूँ तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा यार मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं 1 करोड़ का उधार लेने गया। तो यहां पर 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। मुझे उधार कब मिलेगा? जब मान लो मैं अगर उधर 1 करोड़ का लोन लेता हूं और मैंने 12% साल भर के ब्याज पे लिया, तो 1 करोड़ का साल का ब्याज कितना हुआ? 12 लाख रुपए। हर महीने कितना दूंगा? 1 लाख रुपए। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या मैं हर महीने 1 लाख रुपए की उधार, 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं? ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ सरकार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये हुआ कि भैया एक तरीके से समझने की कोशिश करना, लोन का मतलब क्या हो गया? मतलब अगर मैं 1 करोड़ रुपए का लोन लेने गया हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या मेरे पास हर महीने 1 लाख रुपए चुकाने की औकात है या नहीं है। सर अगर मेरे पास हर महीने 1 लाख रुपए चुकाने की औकात ही नहीं है, यानी ब्याज देने की नहीं, इंस्टॉलमेंट देने की औकात ही नहीं है, तो मुझे कभी लोन नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सुनो, अगर मैंने वो 1 लाख रुपए हर महीने नहीं चुकाए, अगर मैंने वो 1 लाख रुपए हर महीने नहीं चुकाए, तो भाई साहब मेरी कंपनी को ना लिक्विडेट किया जा सकता है, वाइंड अप किया जा सकता है, धंधा बंद हो जाएगा मेरा अगर मैं पैसा नहीं चुका पाया तो। लंका लग जाएगी मेरी, लंका, ठीक है। तो भैया एक बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, एक बात समझने की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। वो ये है कि भैया अगर मैंने लोन लिया है तो पहले मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर मैं चुका नहीं पा रहा हूं तो भाई साहब मेरी जिंदगी बर्बाद है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं चुका पा रहा हूं तो सर, अगर आप चुका पा रहे हो तो सब बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर आप चुका नहीं पा रहे हो तो सर बहुत प्रेशर है, ठीक है। तो सर बहुत प्रेशर है। अब समझते हैं, डिबेंचर्स आर नॉर्मली इशूड इन डिफरेंट डिनोमिनेशन। देखो डिबेंचर्स होते हैं वो 100 से 1000 रुपए के होते हैं। मतलब अगर 1 लाख रुपए लेना है तो मैं 1000 रुपए का एक डिबेंचर लेके आ सकता हूँ, यानी 100 डिबेंचर इशू करूंगा। या फिर अगर मुझे 1 लाख रुपए करना है तो मैं 100 रुपए का एक डिबेंचर ला सकता हूँ, यानी 1000 डिबेंचर इशू करूंगा। करेक्ट? तो बस सेम है ना। यस सरकार, नॉर्मली डिबेंचर्स आर इशूड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट डीड विच लिस्ट देम कंडीशंस। भैया हम एक ट्रस्ट डीड बनाएंगे कि देखो भैया हम आपसे पैसा ले रहे हैं, हम आपको पैसा इतने इतनी इंस्टॉलमेंट में चुका देंगे, हम पैसे को ऐसे ऐसे चुकाएंगे, हमारा पैसे को लेकर ये कंसर्न है, हम इस तरीके से जो है वो पैसा चुकाने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हमारा ट्रस्ट डीड से हम लोग करते हैं, ठीक है। डिबेंचर्स होते हैं बेसिकली हम लोग लॉन्ग टर्म डेट के लिए यूज करते हैं। हाँ, 3 से 10 साल के लिए हम डिबेंचर्स को यूज किया जा सकता है। इट कुड बी सिक्योर्ड, इट कुड बी अनसिक्योर्ड। मतलब मैं मेरा घर गिरवी रख रहा हूं, मैं मेरा ऑफिस गिरवी रख रहा हूं, अगर मैं कुछ गिरवी रख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर मैं कुछ गिरवी रख रहा हूं तो उसे क्या कहते हैं? सर अगर मैं कुछ भी गिरवी रख रहा हूं तो वो हो जाएगा मेरा सिक्योर्ड लोन। मतलब कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं चुका पाया तो बेच देना। जिसे मैं बताऊं सबसे सस्ता लोन कौन सा होता है? सबसे सस्ता लोन होता है हाउसिंग लोन, है ना। घर का जो लोन होता है सबसे सस्ता होता है। पता है क्यों? मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि बैंक जो होती है घर की वैल्यूएशन करती है। मान लो फॉर एग्जांपल एक घर है 4 करोड़ रुपए का, तो घर बैंक जो है 4 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन करेगी। उसके बाद बैंक बोलेगी कि हम आपको इसका 80% दे देंगे, यानी रफली अराउंड 3 से 3.25 करोड़ रुपए जो है हम आपको दे देंगे।
करेक्ट। घर की कीमत कितनी की, 4 करोड़ रुपए की, बैंक दे कितना रही है, 3 करोड़ रुपए फॉर एग्जाम्पल। अब ऐसे केस में अगर कोई इंसान नहीं भी लोन चुका पाया तो सरकार को कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना, गवर्नमेंट को कोई प्रेशर नहीं है। गवर्नमेंट बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपन तो एकदम चिल है भाई साहब, अपन एकदम चिल है। क्यों? क्योंकि दिस इज कॉल्ड सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन मतलब सर गवर्नमेंट को कोई मतलब यानी गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, बैंकों को कोई प्रेशर नहीं है, वो एकदम चिल है। अगर आपने लोन चुका दिया तो ठीक है, नहीं चुकाया तो घर को बेच के ले आएंगे। दिस इज कॉल्ड सिक्योर्ड। और अनसिक्योर्ड मतलब कुछ गिरवी नहीं रखा है। हमेशा ध्यान रखना, सिक्योर्ड लोन सस्ता होता है, अनसिक्योर्ड लोन महंगा होता है, ठीक है, क्योंकि गिरवी नहीं रखा ना तो कुछ। दे मे और मे नॉट बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ऑब्वियसली बात है, हर डेट को अपन स्टॉक एक्सचेंज पे, जैसे हर पब्लिक कंपनी जो होती है या हर कंपनी जो इक्विटी रेस करती है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना होती है। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना एक सेपरेट डिस्कशन है बाबा। The cost of capital raised through debentures is quite low since interest payable on dividend can be charged as expenses before tax। मतलब मैं ना टैक्स भरने से पहले वाले खर्चों में इसको दिखा देता हूं, डेट को। कल पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, कल पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। कल के लेक्चर के 15 या 20 मिनट बाद में आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग ने इसको अगेंस्ट प्रॉफिट वो अगेंस्ट एक्सपेंसेस दिखाते हैं। अब अगर मैं इसको एक्सपेंसेस दिखाऊंगा तो मैं टैक्स कम भरूंगा। इसके कारण मैं अगर आपको सिंपल सी बात बताऊं ना, अगर 10% का कॉस्ट है और 30% का भी टैक्स है तो असली में मेरी जो लागत है वो मात्र 7% हुई, सिर्फ 7%। अब आप सोचो, मैं उसको बुक कर सकता हूँ ना, इसलिए फायदेमंद होता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बताऊं, लोग प्रेफरेंस इतना यूज नहीं करते। ऐसा नहीं है कि प्रेफरेंस चलता ही नहीं, ये कहना भी गलत होगा कि कोई प्रेफरेंस इशू नहीं करता है। नहीं नहीं नहीं, देखो प्रेफरेंस शेयर जो है वो इशू जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर कभी इशू नहीं होता है, नहीं नहीं नहीं, प्रेफरेंस शेयर इशू होता है, लेकिन उसका यूज इतना नहीं होता। लोग इतना ज्यादा यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि देखो उसमें क्या है, वो खिचड़ी बन के रह गया। मतलब वो एक ऐसा बन के रह गया कि यार उसकी कोई इतनी औकात ही नहीं हो पाए, है ना, एकदम बीच में अटक गया, ठीक है, बीच में अटक गया। तो चूंकि वो बीच में ही अटक गया इसीलिए कभी कोई इज्जत ही नहीं हुई। अब कोई इज्जत हुई नहीं तो ठीक है भैया, ये इस तरीके से कहानी चल रही है उसकी, ठीक है। हाँ जी सरकार। Okay. From the investor point of view, debentures offer more attractive perspective than preference share since interest on debentures is payable whether the company makes a profit or not। ये देख लो, इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा कौन सा है सर? इन्वेस्टर बोलता है नहीं नहीं, हमें तो डिबेंचर ही चाहिए सर। वाह सर, डिबेंचर कितना खूबसूरत है ना सर। क्यों? क्योंकि मतलब देखो, राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर दोनों ही केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ना वो ले रहे हो ना, एक तरीके से जब आप डिबेंचर्स ले रहे, मतलब आप जब डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो चाहे कुछ भी हो, कंपनी को लोन लेकर भी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ती है बहुत बार। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सब सच में होता है। तो अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो क्या हमारा बहुत फायदा है? सर हमारा बहुत फायदा है ना। वी आर ऑलवेज 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 इन एक्सट्रीम बेनिफिट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। चूंकि हम इन सब चीजों का बेनिफिट रेस कर सकते हैं इसीलिए हमारे तो अच्छी बात है ना। क्या हमारे लिए बहुत अच्छी बात है? हाँ। तो इन्वेस्टर को भी ये ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि इन्वेस्टर को सिर्फ ये अच्छा लगता है, ऐसा भी नहीं है। बट प्रेफरेंस जो है ना, एक्चुअली मैं बताऊं क्या, ईमानदारी से जो वो है ये ना वो नहीं कर पाया यार, मतलब अपने आप को ना कहीं स्टैंड आउट नहीं कर पाए। तो चूंकि अपने आप को कभी स्टैंड आउट नहीं कर पाए इसलिए ना वो मिक्स रह गए। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपने आप को कहीं ना कहीं तो स्टैंड आउट करना पड़ेगा यार, है ना। कहीं ना कहीं तो आपको अपने आप को स्टैंड आउट करना पड़ेगा। इफ यू डोंट स्टैंड आउट योरसेल्फ, ये गलत बात हो जाएगी, ठीक है। हाँ सरकार। अब ये भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। बियरर मतलब जिसके हाथ में है डिबेंचर्स, हम उसकी बात मानेंगे। जैसे अरे एक नोट, अबे ओ गधो, तुम्हें अब क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सिखाऊं क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? अब क्या तुमको मैं ये सिखाऊंगा क्या? तो बियरर का मतलब क्या हो गया कि सर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्या? हाँ। रजिस्टर्ड का मतलब क्या हो गया कि भैया जो इसके नाम पे रजिस्टर्ड है उसी को हम इंटरेस्ट देंगे बाबा। देखो बियरर मतलब जिसके हाथ में कीड़ा उसके हाथ में पैसा। बियरर रजिस्टर्ड का मतलब क्या हो गया? जिसका नाम उसके हाथ में पैसा, ठीक है। मॉर्गेज मतलब सिक्योर्ड। नेट और सिंपल मतलब अनसिक्योर्ड। रिडीमेबल मतलब हम पैसा वापस कर देंगे, भले 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद।
वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम पैसा कब वापस करेंगे, नहीं 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 नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम पैसा कब देंगे, लेकिन हम उसे पैसा जरूर दे देंगे। तो चूंकि हम उसे पैसा दे रहे हैं तो ये बहुत सफिशिएंट बात है, ठीक है। क्या मैं आपको पैसा दे रहा हूं? हाँ, मैं आपको पैसा दे रहा हूं। एडवांटेजेस क्या है? द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स इज मच लोअर देन द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि टैक्स डिडक्टेबल, करेक्ट। डिवेंचर फाइनेंसिंग डज नॉट रिजल्ट इन डाइल्यूशन। किस बात का डाइल्यूशन होगा? ओ भैया, मैं डिवेंचर्स इशू कर रहा हूं ना, मैं किस बात का डाइल्यूशन करूंगा? पूरा पैसा मेरा ही है बाबा, कोई डाइल्यूशन नहीं होगा। इन पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस डिवेंचर्स इश्यूज इज एडवांटेजेस। प्राइस बढ़ रही है तो इसका बहुत फायदा होता है हमें हर तरीके से, क्योंकि प्राइस बढ़ रही है, लेकिन इंटरेस्ट तो फिक्स है ना बाबा। प्रॉफिट बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, इंटरेस्ट थोड़ी ना बढ़ेगा। डिसएडवांटेज क्या है? डिवेंचर्स इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट्स ऑफ इट्स प्रिंसिपल अमाउंट्स इज ऑब्लिगेटरी पेमेंट। सब कुछ ऑब्लिगेशन है, मतलब करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। सर इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, प्लीज एडजस्ट कर लो, बस। सर इस साल पैसा कम है, प्लीज एडजस्ट कर लो, बस। सर 2 महीने बाद ब्याज दे दे, बस। कोई कंडीशन नहीं है। पता है आपको आरबीआई का रूल क्या है? अगर 3 महीने तक कोई इंस्टॉलमेंट पैसा नहीं पे नहीं करता तो उसे एनपीए में डालना पड़ता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मैं एक सेकंड पानी लेके आया, 1 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है, 1 सेकंड रुक जाओ बस। हाँ, जस्ट 1 सेकंड यार। एक्चुअली क्या होता है, जब थ्योरी बढ़ाते ना तो थोड़ा ज़्यादा होता है। चलो, तो सर पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी ब्याज दो। सर दिक्कत हो गई, धंधा नहीं चल रहा है, ब्याज दो। जो है जो नहीं है वो सब तुम्हारी इच्छा, ठीक है। जो है जो नहीं है तुम्हारी इच्छा, मगर एक बात कंफर्म है, एक बात कंफर्म है कि आप लोगों को साम दाम दंड भेद, ठीक है, साम दाम दंड भेद आप लोगों को जो है वो सामने वाले को देना ही है, ठीक है, पैसा देना ही है। द प्रोटेक्टिव कॉन्वेनेंट्स एसोसिएटेड विद द डिबेंचर्स इशू में भी रिस्ट्रिक्टिव। तो भैया क्या हो जाएगा? सर आप रिस्ट्रिक्ट, मतलब बहुत सारी तरह की चीजें हो सकती है, ठीक है। हाँ सरकार, आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ सकता है, रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है, मैच्योरिटी पे बहुत ज़्यादा पैसा एक साथ आउटफ्लो होता है। मैं आपको समझाता हूँ। आपने इस बार 100 करोड़ रुपए का फॉर एग्जांपल वो ले लिया, ठीक है, ठीक है, मान लो आपने 100 करोड़ रुपए का एक तरीके से वो ले लिया, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल डिस्कस करना है ना। 100 करोड़ रुपए का आप लोगों ने लोन लिया, ठीक है। अब क्या आपको 5 साल बाद पैसा देना पड़ेगा? हाँ सर, 5 साल बाद आपको पैसा देना पड़ेगा। तो अगर आप 5 साल बाद पैसा दे रहे हो, ठीक है, तो क्या आपके अकाउंट से 100 करोड़ रुपए जा रहे होंगे क्या? हाँ यार, मतलब क्या कहीं ना कहीं आउटफ्लो एक दिन पे बड़ा होगा? हाँ। वैसे एक बात बताऊं, ये प्रेफरेंस शेयर वाले दिन भी होने वाला है। सिर्फ इक्विटी में नहीं होता, क्योंकि इक्विटी इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। वहां पर क्या होता है ना, आप खेलते नहीं हो कि आज ले लो कल दे दो, नहीं 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 नहीं, वहां पर एक बार जो आए जवानी फिर ना जाए, हे जवानी फिर ना जाए, ऐसा होता है उसमें, ठीक है। नाउ व्हाट आर द बेसिस ऑफ डिफरेंस? प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? देखो, प्रेफरेंस शेयर मतलब इट्स अ काइंड ऑफ शेयर्स, हाँ सरकार, लेकिन ये एक लोन है। यहां पर क्या होता है? फिक्स चार्जेस है। देखो यहां पर हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, हाँ सरकार, अगर पैसा दे पाए तो दे पाए, नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं। हम यहाँ पर वाइंडिंग अप प्रेफरेंस शेयर में इतना यूजुअली नहीं करते हैं।
नेचर क्या है, डिबेंचर्स आर इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल विद अ फिक्स पीरियड, है ना, ये भी वही है। प्रेफरेंस शेयर आर हाइब्रिड फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी। देखो दोनों में कुछ कुछ है, लेकिन ये भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। हाँ, क्या यहाँ पर भी आप फिक्स बेसिस पे पैसा उठा रहे हो? हाँ। तो इस तरीके से जो है वो कहानी को निकाला जा रहा है, वो अलग अलग तरह के अलग अलग समय पर अलग अलग कहानी हो सकती है, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब मैं बॉन्ड्स पे डीप में नहीं जाने वाला हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि फॉरेन करेंसी बॉन्ड होते हैं, प्लेन वेनिला बॉन्ड होते हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं, ड्रॉप लॉक बॉन्ड्स होते हैं, वेरिएबल रेट बॉन्ड्स होते हैं, यील्ड कर्व नोट होते हैं, यूरो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, इंडिया के जैसे मसाला बॉन्ड्स है, म्यूनसिपल बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट्स और ट्रेजरी बॉन्ड्स है, ठीक है, IFCI होता है, स्टेट फाइनेंशियल बॉन्ड्स होता है, IDBI, ये देखो इस तरह के बहुत सारे ये ऑर्गेनाइजेशन अपन बैंक साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या है? आप सर IDBI से पैसा ले सकते हो, आप नेशनल डेवलपमेंट से ले सकते हो, ICICI से ले सकते हो, LIC से भी कुछ है, UTI है, ये कब बने, इन सब की बातें चल रही है, ठीक है, ये सब चीजें चल रही है। और इंटरनेशनल कौन कौन है सर? जैसे वर्ल्ड बैंक 1944 में बना था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 1956 में बना था, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में बना था। तो इस तरीके से अपन लोग बात कर रहे हैं कि हाँ भैया यहाँ से भी हमारे पास पैसा रेस करने का एक तरीका होता है, कमर्शियल बैंक वगैरह भी होता है। एक होता है वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है, जो मैंने आपको शॉर्ट में समझाया था। अब वेंचर कैपिटलिस्ट ये जो है, आप लोग अगर ध्यान से, ईमानदारी से कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, अगर आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम है यार इसका, यार, शार्क टैंक इंडिया, ठीक है, ध्यान से पढ़ रहे हो सर, मतलब अरे मैं समझा रहा हूँ तुम लोगों को, अगर तुम शार्क टैंक इंडिया को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो एक तरीके से, तो आपको ध्यान होगा वेंचर, वो लोग ना ये सब टर्म्स लगाते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग रेफर्स टू फाइनेंसिंग अ हाई रिस्की वेंचर प्रमोटेड बाय क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर हु लैक एक्सपीरियंस एंड फंड्स टू गिव शेयर। तो भैया अगर एक इंसान इन्वेस्ट कर रहा है तो भैया वो हो गया आपका एंजल, बहुत सारे लोग कर रहे, तो वेंचर कैपिटलिस्ट, करेक्ट। और ये पैसा क्यों रेज हो रहा है? ये पैसा रेज हो रहा है गाइडेंस के लिए भी। मतलब आपने अगर सुना होगा तो नमिता तंवर बोलती है इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है इसलिए आई एम आउट। फिर वो धीरे से अमन गुप्ता जी बोलेंगे लेकिन भाई मैं तुझे बहुत हेल्प कर सकता हूं, मैं ही तुझे हेल्प कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, है ना। फिर वो धीरे से पीयूष बोलेगा मैं आपकी टेक्नोलॉजी में हेल्प कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। तो ये लोग क्या बोलते हैं? ये लोग बोलते हैं कि सर हम ना आपकी इतनी जगह हेल्प भी कर सकते हैं क्या? हाँ, हम आपकी इतनी जगह हेल्प भी कर सकते हैं। करेक्ट, यस सर। तो क्या हम आपकी इतनी जगह हेल्प भी कर सकते हैं? हम आपकी इतनी जगह हेल्प भी कर सकते हैं। तो ये जो हेल्प करने वाली कहानी है, ये जो हेल्प करने वाली कहानी है, ये सब क्या है? ठीक है, ये सब क्या है सर? यही सब तो हमें एक्चुअली में करना है, ठीक है, यही सब तो हमारी बातें चल रही है। तो क्या हम लोगों को कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं क्या? हाँ, हम लोग एक तरीके से कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो अगर मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूं तो ये तो अच्छी बात है, करेक्ट। हाँ सरकार, चलो वेरी गुड, वेरी गुड, चलो भैया बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है सरकार, बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है, यस सरकार। अच्छा, मतलब इसमें एक और बात लास्ट में रिपीट करता हूँ, आप लोगों से फंड रेस कर रहे हो, फंड रेस करके आप क्या कर रहे हो सर? आप फंड रेस करके उनसे गाइडेंस भी लोगे, नॉलेज भी लोगे। जैसे अभी मेरी बहुत इच्छा है कि हम लोग एक तरीके से एक ऐसा बनाए कि हम सीए के बच्चों के लिए या फिर सीए या फिर कॉमर्स रिलेटेड लोगों के लिए ही एक तरीके से झाक टैंक बना दे, अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज बेसिकली इक्विटी फाइनेंस न्यू कंपनीज। सर यहाँ पर करेक्ट बात है, हम बेसिकली नई नई कंपनियों को यूज कर रहे हैं। हाँ, इट कैन बी व्यूड एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ ओरिएंटेड स्मॉल मीडियम फर्म्स। मतलब हम इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। हाँ सरकार, हम इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। और डायरेक्ट कंपनीज की बात कर रहे हैं, करेक्ट। हाँ सरकार, apart from providing funds the investor also provides support in form of sales strategy। देखो भैया, पैसे के अलावा हम लोग जो है क्या देंगे? अगर हम लोग पैसा देते तो देखो, पैसा एक बहुत छोटी बात है, मैं आपको बताऊं, ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं हमेशा कहता हूं सबसे सस्ती चीज, जब थोड़ा बहुत तुम्हारे पास आइडिया होगा, जब तुम्हारा बिजनेस प्लान ऑफ एक्शन रेडी होगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा इस पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे सस्ती कोई चीज है तो वो है पैसा। अरे सर कैसी बात? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली कह रहा हूं। दुनिया में सबसे सस्ती चीज होती है पैसा रेज करना, और सबसे डिफिकल्ट चीज होती है नॉलेज गेन करना। वैसे बिना नॉलेज के पैसा आ सकता है? नहीं, मुझे पता है, लेकिन क्या हो सकता है, आप हो सकता है किसी एक छोटी सी चीज में नॉलेज लेकर पैसा बना लो।
लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके पास दिमाग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपके पास दिमाग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए इक्विटी अब इनके भी तरीके होते हैं, इक्विटी फाइनेंसिंग, कंडीशनल फाइनेंसिंग, इनकम नोट एंड पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स। पढ़ते हैं। इक्विटी मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट अंडरटेकिंग जनरल रिक्वायर्ड फंड्स फॉर अ लार्जर पीरियड बट मे नॉट बी एबल टू प्रोवाइड रिटर्न्स टू इन्वेस्टर ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज। एक और ऑब्वियसली बात है, इक्विटी ले रहे हैं, ये फंड्स लेते हैं, लॉन्ग टर्म में तो बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन भैया बहुत जल्दी ये पैसा नहीं कमा के दे पाएंगे, सबको पता है, ठीक है। यस सरकार। आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल लोन, अ कंडीशनल लोन इज रीपेबल इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी आफ्टर वेंचर इज एबल टू जनरेट सेल्स, नो इंटरेस्ट इट पेड। देखो 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 देखो, ये तो लोन हो गया। आपने देखा है नमिता कहती है मुझे 1% की रॉयल्टी चाहिए, मुझे 1.5% का ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, बोलती है नहीं बोलती है? तो नमिता क्या बोल रही है, वो कंडीशन लगा रही है एक तरीके से, ठीक है। एक तरीके से कंडीशन लगा रही है कि भैया मुझे तो 1% सेल चाहिए, मुझे तो 2% का चाहिए, मुझे तो 3% का चाहिए, इस तरीके से। इनकम नोट क्या होता है? इट इज अ हाइब्रिड सिक्योरिटी व्हिच कंबाइंस फीचर ऑफ बोथ कन्वेंशन लोन एंड कंडीशनल लोन। द एंटरप्रेन्योर हैज टू पे बोथ इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी। तो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया कि आप इंटरेस्ट भी दे रहे हो, रॉयल्टी भी दे रहे हो। देखो रॉयल्टी, वैसे एक बात बताओ ईमानदारी से, रॉयल्टी शुड बी द लास्ट थिंग अ पर्सन शुड गिव। ईमानदारी से, मजाक नहीं कर रहा। रॉयल्टी शुड बी अ लास्ट थिंग अ पर्सन शुड गिव। सर ऐसा क्यों? रॉयल्टी व्हाई शुड बी रॉयल्टी शुड बी अ लास्ट थिंग अ पर्सन शुड गिव? देखो रॉयल्टी लास्ट थिंग इसलिए होना चाहिए, मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि रॉयल्टी जो होती है ना बेटा, वो ना कहने को ऐसी लगती है, बट रॉयल्टी जो होती है ना वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। सर कैसे? अगर आज मैं 10% कमा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर आज मैं 10% कमा रहा हूँ तो भैया यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल और डीप में चलते हैं, अगर मैं 1 करोड़ रुपए की सेल करता हूँ इस महीने, अगर मैंने किसी को 1% सीधा सीधा दे दिया तो यार 1 करोड़ तो वो ले गया ना, मतलब 1 करोड़ की सेल करो तो 1 लाख रुपए तो ले गया ना। हाँ, प्रॉब्लम पता है क्या? मैं प्रॉफिट में हूँ, मैं लॉस में हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बुरा कर रहा हूँ, इससे सामने वाले को लेना देना ही नहीं है ना यार। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि रॉयल्टी से 6 महीने में उसका पैसा बाहर हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, रॉयल्टी में भी 6 महीने में पैसा बाहर नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ हेल्प हो जाएगी यार, सामने वाले को ऐसा लगता है, पर हमारे लिए नुकसान है। यानी इन्वेस्टर का फायदा है, हमारा नुकसान है, यानी बिजनेस का नुकसान है। पार्टिसिपेटिंग डिवेंचर्स, such securities carries a charge in 3 phase. In startup phase no interest charge, फिर नेक्स्ट स्टेज में लो इंटरेस्ट, फिर थर्ड स्टेज में हम अच्छा खासा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। मतलब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, हम समझते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे पास पैसा है, हम नहीं समझना चाहते, हम तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारे पास बहुत पैसा आ गया है, कौन हो तुम, पैसा दो, ठीक है, ऐसा होता है। डेट सिक्योराइजेशन, ये सब मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। लीज सबको समझ में आता है? हाँ सरकार, लीजिंग मुझे लगता है सबको समझ में आती है। तो लीजिंग क्या होती है, ठीक है, लीजिंग आई एम अज्यूमिंग सबको लीज समझ में आती है, उधारी पे पैसा लेना, करेक्ट, ठीक है भैया, ये सब भी हमें पता है। शॉर्ट टर्म लोन्स, ओडी, क्लीन ओवरड्राफ्ट, ठीक है, कैश क्रेडिट, एडवांस अगेंस्ट गुड्स, बिल परचेज, भाई ये सब तुम लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कहीं ना कहीं ना, अकाउंट्स में, कॉस्ट में, वैसे अकाउंट में ज़्यादा पढ़ा होगा, बट ठीक है। और कहाँ कहाँ से पैसा ले सकते हैं हम? अनसिक्योर्ड लोन ले सकते हैं, ठीक है, हम डिस्काउंट्स बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, हम प्रीमियम नोट्स ले सकते हैं, है ना, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हाँ, इंटरनेशनल से भी हम पैसा रेज कर सकते हैं, करेक्ट। हाँ सरकार, हम इंटरनेशनली पैसा रेज कर सकते हैं बॉन्ड्स के थ्रू। मतलब मैं आपको बताऊं, एक ईमानदारी से बताता हूँ, 2022 में बायजूस, ऐसे ही बता रहा हूँ बट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, 2022 में बायजूस जो है अपने आपको नास्डैक पे लिस्ट करना चाहता था। कुछ इशू था उस समय, रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशन का इशू था। अगर वो रूल्स रेगुलेशन का इशू नहीं होता, मैं ट्रस्ट मी बता रहा हूं आप लोगों को, ट्रस्ट मी बता रहा हूं आप लोगों को मजा आ जाता। क्यों? क्योंकि वो कंपनी बर्बाद नहीं होती। मतलब 50,000 लोग इंप्लॉइज थे यार उस कंपनी के अंदर, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी यार। 50,000 इंप्लॉइज से अगर किसी कंपनी के अंदर, सोच के देखो कितनी बड़ी बात होगी, ठीक है। तो वो कंपनी बच जाती शायद, अगर आज वो नास्डैक में लिस्ट हो जाती तो, क्योंकि लिस्टेड मार्केट कंपनी है, ज्यादा फंड्स इजीली आ जाते हैं, ज्यादा ट्रस्ट गेन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। पर उस समय इंडिया के कुछ रूल्स रेगुलेशन थे जो अलाउ नहीं कर रहे थे, उसके कारणवश कंपनी लिस्ट नहीं हो पाई और आज वो कंपनी बर्बाद हो गई यार। मैं आज कभी कभी सच्ची सोचता हूँ अगर बायजूस खोलो भी मैं, पर मैं अभी एक दो चीजें सोच रहा हूँ, मतलब मेरे को थोड़ी रिसर्च करनी है इसके ऊपर यार। अभी भी इसके कोर्स क्यों बिक रहे हैं यार? मतलब मेरी इच्छा है एक आधी बार कॉल वॉल करूंगा आजकल मैं, ठीक है, कि कुछ भी मिसिंग है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। मुझे लग तो रहा है कि कुछ तो मिसिंग है। बाय कोर्स में अगर मैं जा रहे हैं तो आप देखोगे तो अभी भी कोर्स लिस्टेड है, कहाँ गए, नहीं हटा दी क्या?
ओ हटा दी हटा दी हटा दी हटा दी हटा दी 5-7 दिन पहले तक तो लिस्टेड थे। देखिए ट्यूशन अभी भी चल रही है शायद, हाँ ऐसा है कुछ, ट्यूशन व्यूशन चल रही है, बट अभी भी एक्चुअली पता है क्या मुझे लगता है, बायजूस इन येट इन अ ग्रे जोन, मतलब थोड़ी और रिसर्च करनी है उसके ऊपर, बट हाँ मतलब एक्चुअली अब तो न्यूज आना भी बंद हो गई, वो दुबई में बैठे हुए हैं, ही इज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड, ही डोंट वांट टू कम बैक टू इंडिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बट ठीक है, एनीवेज गाइस सब कुछ चलता रहता है। सर फंड रेज करने के और कुछ तरीके भी होते हैं जो कुछ लोग यूज करते हैं, एक होता है क्राउड फंडिंग, यूट्यूब पे जाओ बोलो मुझे पैसा दे दो, मैं बिजनेस चालू कर रहा हूँ, मुझे पैसा दे दो, मुझे पैसा दे दो, मुझे पैसा दे दो, मुझे पैसा दे दो, तो इस तरीके से भी होता है। और एक तरीका होता है इक्विटी फंडिंग जो मैंने डिस्कस कर लिया है, पीयर टू पीयर लेंडिंग, मुझे लोन देना है, तुम्हें लोन चाहिए, मैं तुम्हें लोन दे दूंगा, दैट इज कॉल्ड पीयर टू पीयर लेंडिंग। इसके ऊपर भी बहुत सारे एप्स आ रहे हैं, स्टार्टअप फंडिंग जो स्टार्टअप्स को फंड मिल रहा है उसके हिसाब से, एंड डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग, मतलब डोनेशन बेस्ड मतलब हमने पैसा दे दिया हम भूल जाएंगे, हमने आपको पैसा दे दिया बात खत्म, ठीक है, और आप उस पैसे को जो यूज करना है कर लो, ऐसा ठीक है। चलो समझ में आया क्या गाइस, इज दैट क्लियर? क्लियर है बेटा? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ क्या मुझे। कल से कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुरू करेंगे, 4 दिन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी खत्म। अच्छा कल से क्लासेस पूरी हो गया, आज अभी मैं एक्चुअली छोटी छोटी क्लासेस के ले रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। मैंने अभी इन क्लासेस पे कुछ और डालना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहता हूं अभी समय बचे, ताकि फास्ट ट्रैक को मैं फास्ट ट्रैक की तरह ले पाऊं, ठीक है, मतलब ईमानदारी से थोड़ा सा मैं मेरे लिए कर रहा हूं कि मैं नए टॉपिक चालू नहीं कर रहा हूं, बट कल से जो है वो इश्यूज नहीं आएगा, कल से वी आर गुड टू गो। चलो इज इट डन गाइस? बोलो। अच्छा वैसे प्राइवेट चैट होती है, मैं बता देता हूँ, हाँ मुझे आप लोगों की चैट दिख रही है गाइस, हाँ हाँ चिंता मत करो, मुझे आप लोगों की चैट दिख रही है। मैंने आपको पहले भी कहा था फास्टैग में मैं प्राइवेट चैट चलाऊंगा, क्यों? आई डोंट वांट एनीवन टू हैव डिस्कशंस, भैया तुम शांति से आपस में डिस्कशन कर लो, ज़्यादा ज्ञान मत करो, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए फिर एक काम करते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं, आई थिंक दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय। एक बार पढ़ लेना यहाँ तक की बात है, कल से हम चालू करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, और कल से आप मान के चलो लंका लगने वाली है आप लोगों की, ठीक है। आई होप लेक्चर देख के आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी की प्रॉब्लम है, बट यार आई कैन नॉट डू एनीथिंग, एंड मोर ओवर आज के लिए इतना रखते हैं, आई थिंक दैट्स इट, थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वन, बाय बाय, टेक केयर, यू गाइस, मिलते चलो बाय बाय। आप चाहो तो टोटल 5 बुक सेट है, आप चाहो तो उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, एकाग्रता CA से, या फिर adda27.com से, या फिर ऐप से भी आप बाय कर सकते हो, एंड एडिशनली कमेंट करके जाओ यार लेक्चर कैसे लग रहे हैं, इतनी सारे एफर्ट्स कर रहे हैं आप लोगों के लिए, डाल रहे हैं, तो भैया जी कमेंट करो, क्वालिटी थोड़ी सी ऊपर नीचे, बट कंटेंट में कोई कमी नहीं है, बढ़िया से करो, है ना। बेस्ट ऑफ लक, कमेंट